इस वक्त हाफिज साद रिजवी की नज़रबंदी जो है वो एक अजीब सा मुअम्मा बन चुकी है और अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि हाफिज साद रिजवी को कब तक नज़रबंद करके रखा जाएगा और उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं। लेकिन इस वक्त उनके जो डिफेंस काउंसिल हैं, उनके जो लॉयर हैं जनाब बुरहान मौज़म साहब, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि हाफिज साद रिजवी के साथ क्या हो रहा है। बुरहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर ये बताइएगा, पंजाब हुकूमत हाफिज साद रिजवी साहब के खिलाफ कोई एक सीक्रेट नोटिफिकेशन मंजर आम पे ले आई है, उसमें क्या है? सर ये ऐसा हुआ कि इन्होंने साद साहब को ना सर प्रोस्क्राइब कर दिया 16 अप्रैल को जी। प्रोस्क्राइब को हम कहते हैं सर कि कालदम कर दिया और उन्हें एंटी टेररिज्म के 4th शेड्यूल में सर इन्होंने 16 अप्रैल 21 को डाला है जी। और सर किसी को भी उसकी इंटीमेशन नहीं दी। इसके बाद उनका पहला डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर होता है तो दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर उसके बाद इन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया जी हाई कोर्ट में, जो कि एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट थी। इन्होंने इवन उसमें भी सर कभी ये जिक्र नहीं किया कि हमने हाफिज साहब को 4th शेड्यूल में डाल दिया हुआ है और इन पर्सन उन्हें प्रोस्क्राइब कर दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने इनके डिटेंशन के ऑर्डर को रिग्रेट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया इनका रेफरेंस, और ऑर्डर किया कि आप 10 जुलाई 21 को 4th विद जब 3rd डिटेंशन ऑर्डर एक्सपायर हो जाए तो साद रिजवी साहब को आप 4th विद रिलीज करें। उस वक्त सर ये मंजर आम पर लाए उस नोटिफिकेशन को जो 16 अप्रैल में कहीं ये करके रख कर बैठे हुए थे, और इन्होंने उसके तहत उन्हें 90 डेज के लिए दोबारा सर डिटेन कर दिया। अच्छा, तब मुझे ये बताइएगा कि अगर 16 अप्रैल को इनको कलअदम किया तो क्या सिर्फ हाफिज साद रिजवी को कलअदम किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम किया? सर इन्होंने एक्चुअली ये किया कि इन्होंने इससे पहले 21 जनवरी को प्रोबेबली सर 21 जनवरी 21 को साद रिजवी साहब को कालअदम कर दिया। ओके। उसके बाद इन्होंने फरवरी में उनके साथ मुआहिदा कर लिया, दूसरा टाइम एक्सटेंड करवाया उनसे 2 माह के लिए, और उस कालअदम को, उस प्रोस्क्रिप्शन नोटिफिकेशन को इन्होंने डी नोटिफाई कर दिया जी। ये एक्चुअली सर एंटी टेररिज्म लॉज थे टेररिस्ट के लिए कि हम इस मुल्क में टेररिज्म को कर्ब करें और अगर कोई बंदा इस तरह की नोटोरियस एक्टिविटीज में मुलविस पाया जाता है तो हम उस पर कोई अपनी नजर निगाह रख सकें। मुझे लगता है जी कि इसको शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अब इस्तेमाल किया जा रहा था, क्योंकि 21 जनवरी को प्रोस्क्राइब्ड कर दिया और फरवरी में आके उसी को डी नोटिफाई कर दिया, यानी उन्हें प्रोस्क्राइब्ड से रिलीज कर दिया। उसके बाद 16 अप्रैल को फिर कर दिया और वो अभी तक चल रहा है। अच्छा, अब 16 अप्रैल को जो किया, क्या उसमें सिर्फ साद रिजवी साहब को किया कि तहरीक लब्बैक को भी किया? सर तहरीक लब्बैक को इन्होंने 15 अप्रैल को किया जी। 15 अप्रैल वो किया था फेडरल गवर्नमेंट ने जी। ओके। अब मुझे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 15 अप्रैल को इन्होंने प्रोस्क्राइब कर दिया। आप एक बड़े फाजिल वकील हैं और आप फौजदारी को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, हम तो आपसे रहनुमाई लेते हैं। मुझे ये बताएं कि जो पार्टी या जो तहरीक या जो जमात जिसको आपने कलअदम कर दिया, उसको फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा लेने की कैसे इजाजत दे रहा है बाई इलेक्शंस में? सर उसमें यह है जी कि इन्होंने एंटी टेररिज्म में तो उनको प्रोस्क्राइब कर दिया। हाँ। लेकिन लॉ ये है कि अगर आपने किसी एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी को प्रोस्क्राइब करना है तो आप उसके लिए गवर्नमेंट एक रेफरेंस भेजेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और वो रेफरेंस विद इन 15 डेज आफ्टर फाइलिंग ऑफ दैट रेफरेंस लाजमन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाता है फॉर हियरिंग। और इन्होंने उस हियरिंग को अवॉइड करने के लिए टीएलपी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी कभी प्रोस्क्राइब नहीं किया जी। तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं यानी? जी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी एक रजिस्टर्ड जमात है, और मैं समझता हूं कि ये एक डुअल पॉलिसी है कि आप एक तरफ तो किसी को प्रोस्क्राइब्ड कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत भी दिए हुए हैं। इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। उन्होंने कहा कि आपके पास स्टैट्यूटरी पीरियड था 15 दिन का, जिसमें आपने रेफरेंस भिजवाना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को।
कि सुप्रीम कोर्ट देखती कि आपके रेफरेंस में लीगैलिटी है या नहीं है, और आपने क्योंकि वो टाइम एक्सपायर कर दिया हुआ है, इसलिए इलेक्शन कमीशन आपकी कोई हेल्प आउट नहीं कर सकता आपको। तब ये हुकूमत गेम क्या खेल रही है और ये कब तक हाफिज साद रिजवी साहब को नजरबंद करके रखना चाहती है? सर मुझे लगता है कि वो साद साहब को किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, और जहां तक गेम का ताल्लुक है, मैं क्योंकि सिर्फ साद साहब का के लॉयर की हैसियत से बात कर रहा हूं, तो पॉलिटिकल जो रिप्लाईज हैं सर, वो मेरा ख्याल है अगर टीएलपी का कोई नुमाइंदा देगा तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे जो केस के सर्कमस्टांसेस से लग रहा है कि वो किसी भी कीमत पर बाय हुक और क्रोक, बाय यूजिंग एनी मेथड, वो साद साहब को हर तरह से इनकार्सिरेटेड रखना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या किसी नोटिफिकेशन को खुफिया रखना ये बजाते खुद बदयांती नहीं है? नहीं सर, इसमें बड़ा हमने जो हाईकोर्ट में अब चैलेंज किया, हमने चैलेंज किया ही इस बुनियाद पर है कि जब आपने एक रेफरेंस फाइल किया और उस रेफरेंस में आपने 8 ग्राउंड्स ली साद साहब को डिटेन करने के लिए, और 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट ने आपकी एक एक ग्राउंड को थ्रैश आउट कर दिया, उन्होंने एक एक को बाय रीजन रिजेक्ट किया हुआ है। मैं आपको वो ऑर्डर सेंड करता हूं, आप उसे पढ़ेंगे तो मुझे तो ऐसे लगता है कि इससे बड़ी बात मुमकिन नहीं है कोई हाई कोर्ट के साथ, कि हाई कोर्ट जिन ग्राउंड्स को पे इनके रेफरेंस को खारिज कर रहा है, ये उन्हीं में से 5 ग्राउंडें निकालकर दोबारा डिटेन कर रहे हैं। अच्छा, तो अब किसी को भी हुकूमत डिटेन कर ले, नजरबंद कर ले, और कई कई महीने उसको राइट टू अपील ही कोई नहीं है? नहीं सर, राइट टू अपील बिल्कुल अवेलेबल है, हम उसी में गए हुए हैं जी। गवर्नमेंट के डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से इसमें ताखीर जरूर हो रही है, लेकिन आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला इसमें लॉ इतनी रैपिडली डेवलप हो रहा है और हाई कोर्ट बहुत अच्छा इंटेलिजेंस किए हुए है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लॉ सामने आएगा और आइंदा गवर्नमेंट कभी भी किसी को इस तरह डिटेन नहीं कर सकेगी। नहीं, लेकिन मुझे एक बात तो बताए ना जी कि साद रिजवी क्या किसी और मुल्क के शहरी हैं कि उनको बगैर किसी वजह के डिटेन किया हुआ? सर, साद रिजवी साहब को इन्होंने डिटेन कर दिया 12 अप्रैल 2021 को जी। 12 अप्रैल 21 के बाद इन्होंने सिर्फ लाहौर शहर में उनकी डिटेंशन के बावजूद उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म लॉज के तहत 24 FIR लॉन्च की सर, और ये तकरीबन 1200 FIR हैं जो थ्रू आउट पंजाब TLP के वर्कर्स के खिलाफ लॉन्च हुई। सर, ये मुझे 1200 FIR का जरा मोहम्मद समझाइए क्या? सर, इन्होंने 12 अप्रैल को साद साहब को डिटेन कर दिया। इन्होंने अपना जो एग्रीमेंट था उस जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हुआ था, जिसकी इंडोर्समेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने की हुई थी, उसको ब्रेक कर दिया। उसके अगेंस्ट जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तो इन्होंने सर TLP के वर्कर्स के अगेंस्ट पूरे पंजाब में 1200 FIRs दी सर। 26 उनके वर्कर्स जो हैं वो शहीद हो गए। तकरीबन सर 90 के करीब लोग उनके जख्मी हैं पूरे पंजाब में, और जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन और इस तरह के मामला हैं वो लातादाद हैं जी। इनमें सर 20 FIR वो हैं जो सिर्फ लाहौर डिवीजन में एंटी टेररिज्म लॉज के तहत इन्होंने साद रिजवी साहब के खिलाफ दी हुई हैं। और मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने साद साहब को आज तक किसी एक में भी कभी गिरफ्तार नहीं किया, किसी एक में इंटेरोगेट नहीं किया, उन्हें ये रख कर बैठे हैं। जब तक डिटेंशन पीरियड चलेगा उसे चलाएंगे, उसके बाद उन FIR में गिरफ्तारियां डालनी शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे बुरहान साहब जरा प्लीज आप एजुकेट करें कि जहां तक मुझे याद पड़ता है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनकी एक डिसीजन है कि पुलिस जो एंटी टेररिज्म उसके ऊपर नहीं पर्चा काट सकती अनलेस एंड अनटिल उसका कोई जेन्युइन कॉज ना हो या कोई वजह ना हो। यहां पे 1200 FIR एंटी टेररिज्म उसमें काटने का कोई जवाज है? सर, मैं तो इस चीज को आज तक नहीं समझ सका कि आप एक आम शहरी को दहशतगर्द कैसे करार दे सकते हैं। खोसा साहब के साथ 7 ऑनरेबल जजेस बैठे, उन्होंने गुलाम हुसैन केस में इस चीज को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि टेररिज्म और टेररिस्ट कुछ और है और आम शहरी का जुर्म करना कुछ और है। आप आम शहरी को कभी भी एंटी टेररिज्म लॉज में नहीं ला सकते, और यही वजह है मुबशिर साहब कि पंजाब में बहुत सारी
और लाहौर में 2 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स को एबॉलिश करना पड़ा। तकरीबन 450 केस जो वहां पर मौजूद था उन्हें ऑर्डिनरी कोर्ट्स में भेज दिया गया आफ्टर गुलाम हुसैन केस। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने आम शहरियों के खिलाफ ये जो मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें तकरीबन 1200 FIR दी है जी। अच्छा जी, अब ये मुझे बताएं कि अगली पेशी कब है आप लोगों की और क्या एक्सपेक्टेड है उसमें? सर मंडे के लिए रखा है जी। आज तारीख समात थी और आज वफाक पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थ्रू अटॉर्नी जनरल कोर्ट ने बुलाया था कि आके एक्सप्लेन करें कि आपका जो ये ऑर्डर है ये किस तरह जस्टिफाइबल है। तो जिस पर उन्होंने आज बहस करने की बजाय मजीद वक्त मांगा है तैयारी के लिए। कोर्ट ने कोशिश की कि ये केस कल के लिए चला जाए, लेकिन उन्होंने वक्त की किल्लत का तकाजा करते हुए कहा कि हमें पीर तक मोहलत दी जाए और अब पीर को इसकी दोबारा समात है मंडे को। सर अच्छा बुरहान साहब, मैं जरा कुछ जाती बात करने लगा हूँ, आप प्लीज बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। मैं नाजरीन को भी एक बात बता दूं कि जब ये मुजाहरे हो रहे थे और हुकूमत जो है वो डेस्परेटली TLP वालों से मुज़ाकरात कर रही थी, तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी इत्तला है, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन हुकूमत वाला कोई इसको नेगेट कर सकता है, और मेरी इत्तला काफ़ी पक्की है कि हुकूमत ने उनको रिहाई का वादा किया था और कहा था कि हम आपके ऊपर केसेस ख़त्म कर देते हैं। तो साद रिजवी साहब ने कहा कि मैं इस तरह से केस नहीं ख़त्म करवाना चाहता, मैं अदालत के थ्रू बाइज़्ज़त तौर पे बरी होऊंगा। लेकिन बुरहान मौज़म साहब, मुझे लगता है आपके क्लाइंट को कोई बाइज़्ज़त बरी करने के मूड में नहीं है। सर जो मेरी तो साथ से आज तक एक दफ़ा मुलाकात हुई, वो जब तशरीफ लाए थे अपने रेफरेंस पर हाई कोर्ट में, तो उस दिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और जो बात सर मुझे उन्होंने उस दिन बताई वो ये थी कि गवर्नमेंट ने उन्हें ये ऑफर दी थी कि आप ये सारा कुछ खत्म करें और हम आपको रिलीज करते हैं। जिस पर उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके इस तरह के वादे लेकर आपसे रिलीज होने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं प्रोसेस ऑफ लॉ को फेस करूंगा और मैं कोर्ट के जरिए रहा हूंगा, मैं जब भी हूंगा। आप मुझे इस तरह की कंसेशन देने की बजाय अपना वादा पूरा करें और नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जिस बिल को आपने पार्लियामेंट में पेश करने का वादा किया है उसे जाकर 20 अप्रैल को वहां पे जमा करवाएं। अच्छा मुझे 2 बातें बता दें बस कि 2 दफा हुकूमत का तहरीरी मुआहिदा होता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, दोनों बारी हुकूमत अपने वादे से इनहराफ करती है और बैकआउट करती है। तो इससे साबित होता है कि मौलाना साद रिजवी वो दहशतगर्द है, यही साबित हो रहा है। इसके बारे में मैं सर थोड़ा सा आपसे गुजारिश करूंगा कि पहली दफा जब ये सिट इन होता है इस्लामाबाद में, तो मैंने केस के जो हकायक देखे उसके मुताबिक ये था कि इनकी डिमांड थी कि आप फ्रेंच एम्बेसडर को एज ए प्रोटेस्ट एक्सिल करें, इसको मुल्क बदर करें। गवर्नमेंट ने इनसे राब्ता किया और गवर्नमेंट ने इन्हें कहा कि इस तरह हमारे लिए इंटरनेशनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो आप इसे मोल्ड कर दें अपनी डिमांड को और आप ये करें कि हम एक बिल लेजिस्लेशन के लिए असेंबली में पेश करते हैं और अगर ये असेंबली ने मंजूर कर लिया तो हम आपका मुतालबा मान लेंगे, और अगर असेंबली ने मंजूर ना किया तो फिर हम इस पे मजबूर होंगे। इस पर TLP एग्री की, मुल्की मुफाद में एग्री की, और TLP ने कहा कि जी हमें यह बात भी मंजूर है कि हम ये सारे अपना एहतजाज और अपना मुतालबा हम इस मुल्क के लेजिस्लेटर्स के सामने रख देते हैं, देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। इस पे सर मुआहदे के मुताबिक इन्होंने बिल पेश करना था जो 2-3 माह का टाइम लिखा है उस मुआहदे में, ये नवंबर 2020 में हुआ था, ये नहीं कर सके। इसके बाद इन्होंने दोबारा से उनसे टाइम मांगा और वो टाइम फरवरी में चला गया 20 अप्रैल तक जी। 20 अप्रैल तक का दूसरे मुआहदे में टाइम लिखा हुआ है। पहले मुआहदे को सर इंडोर्स किया है इजाज शाह साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर और पीर नूरुल हक कादरी एज मिनिस्टर फॉर रिलीजन, और दूसरे को किया है शेख रशीद साहब ने एज इंटीरियर मिनिस्टर और पीर नूरुल हक कादरी एज मिनिस्टर फॉर रिलीजन ने। और दूसरे मुतालबे में ये शर्त रखी गई थी कि हम इस एग्रीमेंट को तब मानेंगे अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसकी इंडोर्समेंट करते हैं। तो वो सर मुझे मेरे क्लाइंट्स ने एक
वीडियो क्लिप भी दिया है और उसका ट्रांसक्रिप्ट भी दिया है, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टीवी पर आकर, मीडिया पर आकर इस मुआहिदे की इंडोर्समेंट की हुई है जी। उसमें उनकी वीडियो मौजूद है और उसका लिंक भी मौजूद है। इसके बाद इन्होंने एक तरफ ये सारी कार्रवाई शुरू कर दी, टीएलपी को प्रोस्क्राइब कर दिया, फसाद रिजवी साहब को प्रोस्क्राइब कर दिया, और दूसरी तरफ 20 अप्रैल को इन्होंने सर असेंबली में वो बिल भी पेश कर दिया जो अभी तक टेबल नहीं हुआ। अगर टीएलपी आज ये कह दे कि हम तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करते हैं तो केसेस तो खत्म हो जाएंगे ना बुरहान साहब सारे? सर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मेरा ख्याल है ओवरनाइट खत्म हो जाएंगे जी। यही जुल्म है इस मुल्क में। बट बुरहान मौज़ूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज साद रिजवी साहब को कई महीने से नज़रबंद किया हुआ है, कैद किया हुआ है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे और इस पर मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।